In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इम्यूनिटी के अंदर है और सेकंड लाइन डिफेंस है। हमने इम्यूनिटी को डिफाइन किया कि ये ऑर्गेनिज्म के अंदर वो एबिलिटी है जिसकी मदद से वो पैथोजन को रेजिस्ट करे, फॉरेन पार्टिकल को वो रेजिस्ट करे। फिर हमने मीन ऑफ डिफेंस पढ़ा, जिसके अंदर हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ा जो कि ज़्यादातर फिजिकल बैरियर की शक्ल में था। जैसे हमने स्किन पढ़ा कि वो फिजिकली बैरियर था पैथोजन के लिए। अब लेट से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल हुआ तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट होगा। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहाँ पे होगा? ये ब्लड के अंदर है। ब्लड के अंदर ये डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है और कुछ ब्लड सेल्स है जो क्या करता है, एज अ इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट करता है। तो सेकंड लाइन डिफेंस के लिए भी वो दो प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है कि ये भी इननेट है और ये भी नॉन स्पेसिफिक है। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए ऐसे स्पेसिफिक मैकेनिज्म से काम नहीं करता, लेकिन एक जनरलाइज मैकेनिज्म से काम करता है और ये सबको जो है वो एलिमिनेट करता है, इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक है। और ये चूंकि बाई बर्थ है तो ये इननेट है। अब ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा इसलिए होगा कि अगर मैं इसको अकेले एक एक पढ़ाऊं तो आपको बड़ा मुश्किल लगेगा। तो मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे टेबल की शक्ल में लिख लिए, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम ज़्यादा इसलिए लगेगा कि ये 3 या 4 लेक्चर्स है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसको समराइज करके आपको समझा दूँ। अच्छा, इसके जो कंपोनेंट्स है वो ये है, मैक्रोफेजेस है, न्यूट्रोफिल है, नेचुरल किलर सेल है, इसके अलावा कंप्लीमेंट सिस्टम है, इंटरफेरॉन है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस है और पायरेक्सिया जिसको आप फीवर कहते हैं या पायरोजन जो है ये भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेकंड लाइन डिफेंस में। तो ये सारे मैंने वो हेडिंग लिखे जो आपके बुक में है। इसको थोड़ा सा आसान कर देते हैं, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि कंपोनेंट में हमारे पास जो मेन है वो वाइट ब्लड सेल है, यानी जो मैक्रोफेजिस है, न्यूट्रोफिल्स है, नेचुरल किलर सेल है, ये भी वाइट ब्लड सेल है। और कुछ वाइट ब्लड सेल जो आपके बुक में नहीं है लेकिन वो भी रोल प्ले करता है, वो बेजोफिल्स है, मास्ट सेल है और यूजिनोफिल है। तो ये सारे स्पेशलाइज्ड WBC हो गए। हम लिम्फोसाइट को आगे जाके थर्ड लाइन डिफेंस में बड़े डिटेल से पढ़ेंगे, T और B सेल को, तो वो भी रोल प्ले करता है। लेकिन यहाँ सेकंड लाइन डिफेंस में जो मेन रोल प्ले करता है वो मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल, नेचुरल किलर सेल, बेजोफिल, मास्ट सेल, यूजिनोफिल। तो ये स्पेशलाइज्ड WBC है। और इसके अलावा कंप्लीमेंट सिस्टम जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन है, फिर इंटरफेरॉन ये भी प्रोटीन है, और फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, इन्फ्लेमेशन के अंदर बहुत सारे ये WBC भी काम करते हैं और इसका अपना एक मैकेनिज्म है, अभी हम समझ लेंगे। तो इन्फ्लेमेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फिर कुछ पायरोजन है जो बॉडी के टेम्परेचर को इन्हांस करता है, इंक्रीज करता है, जो कि भी इम्यून सिस्टम के साथ हेल्प है। तो ये सारे हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं मैक्रोफेज को। तो हमें पता है कि ये सारे ब्लड सेल कहाँ पे बनते हैं, तो आपने वहां से स्टार्ट लेना है। लेट से सारे बोन मेरो में बनते हैं, तो बोन मेरो से आपने स्टार्ट करना है कि मैक्रोफेजेस कहाँ पर प्रोड्यूस हुए, बोन मेरो में। लेकिन बोन मेरो में जो मैक्रोफेज प्रोड्यूस होता है वहां पे हम इसको कहते हैं मोनोसाइट्स। अब ये मोनोसाइट्स आगे ब्लड में जाएगा, ब्लड के अंदर भी इसको हम मोनोसाइट कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड के अंदर मोनोसाइट के फॉर्म में, जिसका किडनी शेप न्यूक्लियस होता है, और ये WBC है जो कि ब्लड में मूव करता है। अब ब्लड से आगे ये कहाँ पे जाएगा, ये टिश्यू के अंदर जाएगा। और जब ये टिश्यू के अंदर आएगा तो इसको हम प्रॉपर एक नाम देंगे जिसका नाम है मैक्रोफेज। जनरल नाम इसका मैक्रोफेज है, यानी फेज मीन ईटिंग, मैक्रो ये बड़ा सेल है। तो ये लार्जेस्ट सेल है, WBC है। और ये कहाँ पे आया अभी ये टिश्यू के अंदर आया। टिश्यू के अंदर हमने इसको मैक्रोफेज कहा। लेकिन कुछ खास टिश्यूज है जिसके अपने बाउंड्रीज है, जिसने उसको सेपरेट किया हुआ है, हम उसको बाउंड्री टिश्यू कहते हैं। तो वहाँ पे बाउंड्री टिश्यूज के अंदर इसके
अपने अपने नाम है, यानी हर एक मैक्रोफेज का अपना नाम कहाँ पे है, टिश्यूज के अंदर। तो देखो ये टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल है, ये बोन मेरो में प्रोड्यूस हुआ मोनोसाइट की शक्ल में, और अभी ये मैक्रोफेज हो गया जब ये टिश्यू के अंदर गया। लेकिन वहां पे बाउंड्री टिश्यू में इसके डिफरेंट नाम है। जैसे लंग्स के अंदर हम मैक्रोफेज को क्या कहते हैं, अल्वेओलर सेल, और हम लीवर में इसको कफर सेल, और हम बोन में इसको ऑस्टियोक्लास्ट, और ब्रेन में इसको माइक्रोग्लाया। तो ये सारे नाम इसके डिफरेंट टिश्यू के अंदर है। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि जैसे अगर किसी ने माइक्रोग्लाया की बात की तो वो भी मैक्रोफेज की बात कर रहा है, लेकिन ब्रेन के अंदर। अगर कफर सेल की बात है तो लीवर के अंदर है, अल्वेलर सेल कहाँ पे है, लंग्स के अंदर। तो ये इसके डिफरेंट नाम हो गए। फिर इसके रोल क्या है, मैक्रोफेज क्या रोल प्ले करता है। तो नंबर फर्स्ट पे ये, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये बड़ा सेल है, तो ये बड़ा सेल क्या काम करेगा, फेगोसाइटोसिस। लेट्स से अगर कोई बैक्टीरिया इसके पास आता है, जैसे यहाँ पे कोई बैक्टीरिया आया, तो ये इस बैक्टीरिया के साथ क्या करेगा, इसको इनगल्फ करेगा, और उसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। ये इस बैक्टीरिया को इनगल्फ करेगा और फिर डाइजेस्ट करेगा। तो इसका मेन काम फेगोसाइटोसिस है। दूसरी बात, रिलीज साइटोकिन्स दैट इन टर्न एक्टिवेट मोर इम्यून सेल। अभी हम आगे जाके नेचुरल किलर सेल और मोर इम्यून सेल पढ़ेंगे, जो इम्यूनिटी के अंदर बहुत सारे सेल है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए इसके बॉडी से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिसको साइटोकिन्स कहते हैं। ये साइटोकाइंस आगे जाके क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन को इन्हांस करेगा और बाकी सेल को एक्टिवेट करेगा कि यहाँ पे इन्फेक्शन है। तो इससे कुछ केमिकल भी रिलीज होते हैं जो हेल्प करता है इन्फ्लेमेशन में। और क्लीनिंग अप पस सेल, इसके अलावा ये जहाँ पे पस बना हुआ है, पस क्यों बनता है अभी हम न्यूट्रोफिल में सीखेंगे कि न्यूट्रोफिल जाके सेल को खाएगा और खुद भी मर जाएगा, तो उस एरिया में पस बनेगा जिसको आप पीप कहते हो। तो ये पीप या पस जो है ये भी कौन क्लीन करता है, अगर स्मॉल अमाउंट में है तो मैक्रोफेज क्लीन करता है। अब अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर डॉक्टर इसको सर्जिकली रिमूव करता है, लेकिन हमने मैक्रोफेज का रोल यहाँ पे पढ़ लिया। अच्छा, मैक्रोफेज के आगे फिर एक और WBC है जिसका नाम है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स अब क्या काम करता है, अगेन ये भी बोन मेरो से प्रोड्यूस होगा, लेकिन इसका लाइफ स्पेन बड़ा शॉर्ट होगा। ये भी मैक्रोफेज की तरह फेगोसाइटोसिस ही करता है, लेकिन इसका लाइफ स्पेन जो है विद इन अ डे से, जबकि मैक्रोफेज का मंथ टू ईयर, ये कभी कभी टिश्यू में सालों तक पड़ा रहता है, जो कि बाउंड्री टिश्यू के अंदर ये होता है, जैसे बोन के अंदर ये सालों तक रहता है। तो मैक्रोफेज का लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा है, जबकि न्यूट्रोफिल का लाइफ स्पेन विद इन अ डे है, एक दिन के अंदर ये फिर से मर जाते हैं। लेकिन ये इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, पर डे ये ट्रिलियंस की तादाद में प्रोड्यूस होते हैं। लेस देन अ डे इसका लाइफ स्पेन है, और ये मोस्ट एबंडेंट WBC है। वो लार्जेस्ट है, ये एबंडेंट है। एबंडेंट का मतलब है कि बहुत ज्यादा, यानी ट्रिलियंस में प्रोड्यूस होता है पर डे। यूजुअली फर्स्ट सेल टू रिस्पॉन्स एंड कम टू द इन्फेक्शन साइड। जहां पे इन्फेक्शन हो तो फर्स्ट सेल जो आते हैं इन्फेक्शन के साइड पे वो यूजुअली न्यूट्रोफिल होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, ये उस जगह में आ जाते हैं। इन्फेक्शन में इसकी तादाद इनफैक्ट और भी बढ़ जाती है। अट्रैक्टेड बाई कीमोटैक्सिस, ये जिस प्रोसेस के थ्रू आते हैं उसको हम कीमोटैक्सिस कहते हैं, क्योंकि कुछ केमिकल जो इन्फ्लेमेटरी सेल से रिलीज होता है, जो इंजरी वाले साइड से जो सेल जो केमिकल रिलीज होते हैं, ये उसको सेंस करके उस एरिया में जाते हैं, तो इसको हम कीमोटैक्सिस कहते हैं। अच्छा, ये काम वहां पे क्या करता है, ये कुछ खास किस्म के एंजाइम रिलीज करता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड। जैसे इसके अंदर लाइसोजाइम है, तो ये लाइसोजाइम को सिक्रीट करेगा, तो वहां पे उस सेल की लाइसिस करेगा ये। और इसके अलावा इसके अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड भी होता है जो कोरोजिव इफेक्ट रखता है और जो कि किल करता है पैथोजेन को। अब ये कैसे पैथोजेन को पकड़ लेता है, तो ईट अप टू 20 बैक्टीरिया एंड देन डाई टू फॉर्म पस। ये वहां जाके इन्फेक्शन के साइड पे, जैसे मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है तो यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे। अब ये सेल क्या करेगा, ये वहां जाके, जैसे ये छोटे छोटे हैं, इसके निस्बत ये छोटे छोटे हैं, अब ये न्यूट्रोफिल जाएगा और यहाँ से बैक्टीरिया खाना शुरू करेगा। राउंड अबाउट जब ये 20 बैक्टीरिया खाएगा तो ये खुद भी मर जाएगा, और इस मरे हुए बैक्टीरिया को हम पस सेल कहते हैं कि यहाँ पे ये पस जमा हुआ।
अब ये पस कौन रिमूव करेगा? या तो मैक्रोफेज आके इसको रिमूव करेगा, जिसको हम हीलिंग प्रोसेस कहते हैं, या फिर डॉक्टर इसको सर्जिकली रिमूव करेगा, आपका सर्जन इसको रिमूव करेगा। तो हमने क्या पढ़ा? न्यूट्रोफिल को पढ़ा कि ये न्यूट्रोफिल का काम है। हमारे समझ में न्यूट्रोफिल से ये आया कि ये स्मॉल शेप है, साइज में स्मॉल है, लेकिन एबंडेंट है। और ये कैसे खाता है? खुदकुश की तरह ये काम करता है, जाके बहुत सारे बैक्टीरिया इसने इनगल्फ किए, अराउंड अबाउट 20, और खुद भी मर गया। तो अपने साथ 20 बैक्टीरिया को इसने खत्म किया। अब नेक्स्ट वाला जो है वो नेचुरल किलर सेल, या इसको इनके सेल कहते हैं। ये टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है और इसकी लाइफ स्पेन जो है वो 7 to 10 डेज है, यानी 7 से 10 दिन इसका लाइफ स्पेन है। इसके बाद ये ब्लड से खत्म हो जाता है और नए नए प्रोड्यूस होता है। अच्छा, टारगेट इसका क्या है? कैंसरस सेल और वायरली इन्फेक्टेड सेल। नेचुरल किलर सेल क्या करेगा? नेचुरली ये किल करेगा वायरस को, वायरसेस को, और इसके अलावा कैंसरस सेल को, जो ट्यूमर वगैरह है। अब इसके अंदर भी एक खास किस्म का मैकेनिज्म है। लेट से ये आपका नेचुरल किलर सेल है, तो ये नेचुरल किलर सेल वायरस को कैसे खत्म करेगा? ये असल में वायरस को डायरेक्ट खत्म नहीं करता, या कैंसर सेल को, जिस सेल के अंदर कैंसर है या जिस सेल के अंदर वायरस है, उस सेल को खत्म करता है। लेट से ये बॉडी का एक सेल है जिसके अंदर क्या है? जिसके अंदर वायरस है। लेट से ये इसके अंदर वायरस है। अब ये क्या करेगा? ये नेचुरल किलर सेल, कि नेचुरल किलर सेल, लेट से ये रेड वाला नेचुरल किलर सेल है, तो ये नेचुरल किलर सेल जो है इसके अंदर कुछ खास किस्म के केमिकल्स है, जिसका नाम है परफोरिन। ये परफोरिन्स को रिलीज करेगा और ये परफोरिन जाके यहाँ पे पोर्स बनाएगा, परफोरेशन करेगा, इस सेल के अंदर पोर्स बनाएगा। अब जब ये इस सेल के अंदर पोर्स बनाएगा तो इसके अंदर कुछ एंजाइम भी है, जैसे एक एंजाइम का नाम है ग्रेन्जाइम। तो ये ग्रेन्जाइम अभी अंदर यहाँ पे आएगा और इस सेल को एपोप्टोस करेगा, इस पूरे सेल को खत्म करेगा। जो सेल इन्फेक्टेड है, जिसके अंदर इन्फेक्शन है, इस पूरे सेल को खत्म करेगा। तो आपने ये समझना है कि इसने एपोप्टोसिस का प्रोसेस किया, मतलब वायरस प्लस इस सेल को खत्म किया। लेकिन कैसे खत्म किया? अंदर जाके, घर के अंदर जाके इसने मार दिया वायरस को। अदरवाइज अगर ये सिर्फ सेल को मार देता, अंदर वायरस खत्म नहीं करता, तो वो वायरस स्प्रेड होता। तो अभी इसने क्या किया कि वो पूरे सेल की भी मशीनरी उसने खत्म की, कि वो वायरस क्या ना करे, अपने लिए कोट और वो चीजें न बनाए और उसकी मल्टीप्लिकेशन ना हो जाए। तो इसने उस पूरे सिस्टम को खत्म किया। तो नेचुरल किलर सेल ने किस थ्रू काम किया? टारगेट एंड एलिमिनेट कैंसरल एंड वायरली इन्फेक्टेड सेल्स। आपने ये सेल्स लिखना है, आपके बॉडी के सेल्स है, लेकिन इसने खत्म किए। परफोरिन है प्रोटीन इसके अंदर, मैंने उसका मैकेनिज्म समझा दिया कि परफोरिन वहां पे परफोरेशन करेगा, सुराख बनाएगा, फिर ये जैसे ग्रेन्जाइम एंजाइम है, ये अंदर जाके क्या करेगा? एपोप्टोसिस को इंड्यूस करेगा टारगेट सेल का। फिर इसकी एक्टिवेशन कौन करता है? नेचुरल किलर सेल को कौन बताता है कि आपने एक्टिवेट होना है? अकर इन रिस्पॉन्स टू इंटरफेरेंस मैक्रोफेजेस डेराइव्ड साइटोकिन। इंटरफेरॉन अभी हमने नहीं पढ़ा, अभी पढ़ेंगे कि इंटरफेरॉन या फिर मैक्रोफेज जो अभी हमने पढ़ा कि उससे साइटोकाइंस भी रिलीज होता है, तो वही साइटोकाइंस आके इसी को एक्टिवेट करता है, नेचुरल किलर सेल को, कि बॉडी के अंदर कुछ चल रहा है, कुछ इन्फेक्शन है। ये साइटोकाइंस को जैसे ही देखता है कि ये तो मैक्रोफेज से आया है, और मैक्रोफेज जब ये सिग्नल देता है तो बॉडी में खतरा होता है, तो फिर इसको पता लग जाता है और उस सेल के पीछे ये चला जाता है। ये हमने पढ़ा नेचुरल किलर सेल। तो ये सारे स्पेशलाइज्ड WBC थे तीनों। इसके अलावा ये भी WBC है, बेजोफिल, मास्ट सेल और यूजिनोफिल। तो इसका थोड़ा सा आपने पढ़ लेना है कि बेजोफिल और मास्ट सेल के अंदर हिस्टामिन होते हैं, तो ये हिस्टामिन जब रिलीज करते हैं तो इन्फ्लेमेशन के काम आता है। अभी इन्फ्लेमेशन में हम पढ़ेंगे कि हिस्टामिन बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करता है इन्फ्लेमेशन के अंदर। और हेपेरिन तो यह इम्यून सिस्टम का सेल नहीं है, केमिकल नहीं है, ये कागुलेशन के लिए है, कि एंटी कागुलेंट है, तो कागुलेशन को प्रिवेंट करता है, ये भी इन सेल्स के अंदर होता है। जबकि यूजिनोफिल के साथ आपने स्पेशली ये याद रखना है कि जो मल्टी सेलुलर पैरासाइट्स है, जिसको आप वर्म्स कहते हैं, ये उसके अगेंस्ट काम करता है और उसको इलिमिनेट करता है। एक और है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, ये असल में कॉम्प्लीमेंट करता है इम्यून सिस्टम को, यानी इम्यून सेल को या एंटीबॉडीज का हेल्प करता है, इसलिए इसका नाम कॉम्प्लीमेंट पड़ा।
और इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन है, राउंड अबाउट 20। इसके अंदर 20 टाइप्स के प्रोटीन्स है जो कि क्या करता है, प्रोड्यूस इन द लीवर इन मैक्रोफेज। ये प्रोटीन कहाँ पे प्रोड्यूस हुए, लीवर में या मैक्रोफेज में। और अभी ये प्रोटीन आपके ब्लड सर्कुलेशन में होगा लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होगा। लेटर ऑन जब पैथोजन अंदर आएगा तो ये सारे प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन स्टार्ट होगा, क्योंकि एक प्रोटीन दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को, और सारे प्रोटीन जो है 20 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और पैथोजन को खत्म करेंगे। अब इसका रोल क्या है इसमें, इस सारे किस्से में, कि बाइंडिंग विद पैथोजन एंड लाइस। या तो पैथोजन जैसे इसके बहुत सारे पाथवे हैं, लेकिन आपने सिंपली अभी यहाँ ये पढ़ना है कि जैसे ही पैथोजन एंटर हुआ ये जाके उसके साथ बाइंड हुआ, और बाइंडिंग में इसने क्या किया, बाइंडिंग में इसने उसको उसकी लाइसिस कर दी। जैसे मिसाल के तौर पे बाहर से कोई पैथोजन आया, लेट से ये आपका पैथोजन है, ये बाहर से आया। अब क्या करेगा ये, हम जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं, जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन जाके इसके साथ अटैच होगा। लेट से ये वो प्रोटीन है और इसकी लाइसिस करेगा, इसको खत्म करेगा। या तो डायरेक्टली इसके साथ अटैच होगा या फिर एक और काम भी होता है, कभी कभी ये हमने पढ़ा कि एंटीबॉडीज के काम को इन्हांस करता है। तो पहले एंटीबॉडीज इस एंटीजन के साथ, एंटीबॉडी का कंसेप्ट आगे जाके थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में अभी हम पढ़ने वाले हैं तफसील से, कि ये जो बाहर से पैथोजन आता है, जो एंटीजन है, ये जाके उसके साथ अटैच होता है या उसको खत्म करता है। तो पहले एंटीबॉडी अटैच होगा और ये हमारे जो प्रोटीन है, ये फिर जाके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जो प्रोटीन है ये इसके साथ अटैच होगा और इसको खत्म करेगा। ज्यादा केसेस में ये इसका रिप्रोडक्शन स्टॉप करता है पैथोजन का और पैथोजन को रिमूव करता है। तो एक तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का हमने ये रोल पढ़ा। हेल्प इन इन्फ्लेमेशन बाय एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल या हिस्टामिन। मास्ट सेल हिस्टामिन रिलीज करेगा। ये जैसे ही सर्कुलेशन में जाएगा, जैसे ये अभी एक्टिवेट है और ये सर्कुलेशन में जा रहा है, तो आगे ये सिग्नल किसको पास करेगा, व्हाइट ब्लड सेल का एक और किस्म है जिसका मास्ट सेल नाम है। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा भी कि मास्ट सेल के अंदर हिस्टामिन होता है। तो ये मास्ट सेल को बताएगा कि भाई इन्फेक्शन है, बॉडी में इन्फेक्शन है, तो ये मास्ट सेल जो है ये हिस्टामिन को रिलीज करेगा और ये हिस्टामिन आगे जाके इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करता है। कैसे ये काम करता है ये अभी हम इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस में पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे ये काम करता है। तीसरा, फैसिलिटेट फेगोसाइटोसिस। ये फेगोसाइटोसिस में भी हेल्प करवाता है और बाकी जो इम्यून सेल है उसको इस तरफ अट्रैक्ट कर देते हैं, मैक्रोफेज वगैरह को, ताकि यहाँ पे इनगल्फमेंट करे और फेगोसाइटोसिस करवाए। तो ये तीन तरीकों से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अपना काम करता है। फिर इससे जो नेक्स्ट है वो इंटरफेरॉन है। इंटरफेरॉन को आपने ऐसे याद करना है कि ये वायरस की दवाई भी है। जैसे हेपेटाइटिस सी के ड्रग का नाम क्या है, इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन वायरस के खिलाफ और कैंसरस सेल जो ट्यूमर है उसके खिलाफ काम करता है और उसको बॉडी से इलिमिनेट करता है। ये एक किस्म का इंटरफेरॉन नहीं होता, ये खास किस्म के प्रोटीन है और ये तीन टाइप के हैं, अल्फा, बीटा और गेमा। अल्फा और बीटा को आपने टाइप 1 कहना है अलग ग्रुप में, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन अलग जगह से हो रही है, और टाइप 2 में आपने गेमा लिखना है। अल्फा और बीटा को WBC और फाइब्रोब्लास्ट जो कि कनेक्टिव टिश्यू है ये प्रोड्यूस करता है, जबकि टाइप 2 जो गेमा है प्रोड्यूस बाई एक्टिवेटेड टी सेल। ये भी लिम्फोसाइट है, आगे हम पढ़ेंगे थर्ड लाइन डिफेंस में कि टी सेल और नेचुरल किलर सेल से ये प्रोड्यूस होता है, लेकिन एक्टिवेटेड टी सेल से ये प्रोड्यूस होता है। और इसके अलावा नेचुरल किलर सेल जो अभी हमने पढ़ा कि ये भी लिम्फोसाइट का एक टाइप है और उससे क्या प्रोड्यूस होगा, उससे इंटरफेरॉन प्रोड्यूस होगा। अब इंटरफेरॉन का क्या रोल है, इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है कि ये वायरस को कैसे खत्म करता है। तो आइए इसको भी थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इसने कैसे इसको खत्म किया। तो इसका मैकेनिज्म ये है इंटरफेरॉन का कि ये लेट से ये आपके पास एक सेल है और इस सेल के अंदर वायरस आ चुका है। अभी इस सेल के अंदर वायरस आ गया, ये इन्फेक्टेड हो गया, इसके अंदर अभी ये वायरस आ गया। अब ये वायरस क्या करेगा, इसके अंदर इन्फेक्शन काज करेगा और अपना जो रिप्लिकेशन है वो करेगा और इस सेल के साथ मास्टर स्लेव रिलेशन कायम करेगा और इस सेल को खत्म करेगा। जबकि इस सेल के अंदर ऐसा जीन भी है जो कि किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंटरफेरॉन प्रोडक्शन के लिए। लेकिन चूंकि ये जीन ऑफ होता है,
ये काम नहीं करता, ये ऑफ है। ये कौन ऑन करवाएगा? इसको टर्न ऑन यही वायरस करेगा। ये वायरस इसके लिए स्टिमुलस है। जैसे ही वायरस सेल के अंदर आता है तो इंटरफेरॉन वाला जीन एक्टिवेट हो जाएगा। हर चीज के लिए बॉडी में जो भी कैरेक्टर है उसके लिए जीन है। इंटरफेरॉन प्रोडक्शन के लिए भी एक जीन है, और वो जीन टर्न ऑन कब हुआ? जब ये वायरस आया। अब जब ये ऑन हुआ तो इसने क्या प्रोडक्शन स्टार्ट की? इंटरफेरॉन का। लेट्स से ये इंटरफेरॉन इसने प्रोड्यूस किया। तो ये सेल तो अभी इन्फेक्टेड हो चुका है, लेकिन जब इस सेल की लाइसिस हो जाएगी, इस सेल की ब्रेक डाउन हो जाएगी, वायरस इसकी ब्रेक डाउन करेगा, तो इससे बाहर क्या निकलेगा? बहुत सारा इंटरफेरॉन निकलेगा। बहुत सारा इंटरफेरॉन सराउंडिंग में निकलेगा। अब इस इंटरफेरॉन का काम क्या होगा? सराउंडिंग सेल को बाखबर रखना। यहाँ पे और भी सेल है सराउंडिंग, तो ये इस सराउंडिंग सेल के अंदर आएगा और इसको बताएगा कि भाई इस सेल के अंदर वायरस आ चुका है, अभी आपका नंबर है, तो आप अपने आप को तैयार रखें। तो ये सेल क्या करेगा? ये अपने सारे कीमती असासे जो कि न्यूक्लियस और जो डीएनए है उसको छुपाएगा और ऐसे प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा जो कि इस वायरस के खिलाफ काम करेगा और इस वायरस को मार देगा। तो ये क्या करेगा? हम इंटरफेरॉन के अंदर मैकेनिज्म हमने पढ़ा कि एक्टिवेट एंटीवायरल प्रोटीन्स इन नाइबरिंग सेल। इसने नाइबरिंग सेल में, ये जो हमसाए है, इसके अंदर ऐसे प्रोटीन प्रोडक्शन को इन्हांस किया जो एंटीवायरल है। और जब वायरस वाकई में इसके पास आएगा तो इसने पहले से अपने आप को शील्ड किया है और ये प्रोटेक्टेड है। तो इंटरफेरॉन का ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। इंटरफेरॉन के आगे फिर हम पढ़ेंगे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन को हमने ये डिफाइन किया है कि ये क्या है? प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी है टू इंजरी, टू पैथोजेन। अब अगर किसी जगह इंजरी हो गई तो उस जगह में जो प्रोटेक्टिव रिस्पांस है, ताकि उस एरिया को प्रोटेक्ट करे और उस इन्फेक्शन को फैलाने से बचाए, तो उस प्रोसेस को हमने इन्फ्लेमेशन का नाम दिया है। अच्छा, अब ये इन्फ्लेमेशन कैसे होता है तो इसको भी थोड़ा डायग्रामेटिकली पढ़ लेते हैं कि ये कैसे होता है। लेट्स से ये एक एरिया है, ये एक एरिया है आपके, लेट्स से हाथ का एरिया हो गया, और इसको आपने क्या किया? इसको इंजर्ड किया आपने, इसके अंदर आपने जख्म बनाया चाकू से या किसी चीज से, ये कट गया। तो जैसे ही ये कट गया तो यहाँ इस कट वाली जगह से अभी ब्लीडिंग तो भी होगी, लेकिन उसके साथ साथ ये जो इंजर्ड टिश्यू है जो कि कट गए, उससे क्या रिलीज होगा? इससे बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होंगे। बहुत सारे केमिकल्स ये रिलीज हो गए। लेट्स से इस हाथ को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इससे बहुत सारे केमिकल रिलीज हो गए। अब ये केमिकल क्या करेगा? ये केमिकल दो काम करेंगे। इस केमिकल्स के नाम भी है, जैसे यहाँ से हिस्टामिन रिलीज हुआ, ब्रेडिकाइनिन रिलीज हुआ और सेरोटोनिन। ये तीन केमिकल के नाम मैंने यहाँ लिखे होंगे, आप फिर इसको जूम करके देख ले कि ये तीन केमिकल आपका दो काम करेंगे। एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये करेगा कि यहाँ पर जो वेसल है, जैसे ये ब्लड वेसल है, तो इस वेसल की परमेबिलिटी को इन्हांस करेगा। यहाँ इस वाल से जो प्लाज्मा के बाहर जाने का जो रेशो है और सेल, वो इंक्रीज करेगा, परमेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि कैपिलरीज के अंदर परमेबिलिटी है कि वहां से प्लाज्मा निकले, लेकिन अब इसने उस एरिया को, उस सुराख को और बड़े बड़े कर दिए, वो सेल के दरमियान जो स्पेसेस है उसको और बड़ा कर दिया, और अब बहुत सारा जो ब्लड है वो यहाँ से निकलेगा इस सराउंडिंग टिश्यू में, और ये प्लाज्मा यहाँ पे जमा होगा ए से। तो ये जगह क्या हो जाएगा? ये जगह स्विल हो जाएगा, ऐसे दाना आपको नजर आ जाएगा इन्फ्लेमेशन वाली जगह में। तो एक काम तो इसने ये किया। दूसरा काम इसने ये किया कि इसने सिग्नल दे दिया मैक्रोफेज को और बहुत सारे इम्यून सेल जो है कि आपने इस एरिया में आना है और इस एरिया में अपने पैथोजन को खा जाना है और इम्यून रिस्पांस को इनिशिएट करना है। तो इसने दो काम किए, एक परमेबिलिटी को इन्हांस किया, तो वहाँ रोड भी बन गए ना। अभी जो सेल आएंगे इम्यून सेल, जैसे मैक्रोफेज आ रहा है और वो बहुत बड़ा है, तो उसके लिए इसने जो सेल है उसके अंदर परमेबिलिटी बढ़ा दी है। जैसे न्यूट्रोफिल आ रहा है तो परमेबिलिटी, अब ये जो डिफेंस की गाड़ी आ रही है जिसके अंदर बहुत सारे फौजी है, तो उसके लिए इसने रोड खोल दिया और इस रोड के थ्रू वो इस इन्फेक्टेड एरिया में जहां पे इन्फ्लेमेशन है वहां पे आएगा और अपना काम करेगा।
तो इन्फ्लेमेशन कुछ इस तरीके से काम करता है। अब इन्फ्लेमेशन के कुछ सिम्टम है जो इस जगह से आपको वैसे भी समझ आ गए कि एक तो ये जगह बहुत बड़ा हो गया तो स्वेलिंग हो गया। अब ये यहाँ पे जो नर्व एंडिंग है उनके ऊपर प्रेशर डालेगा, ये जो सूजन है ये प्रेशर डालेगा, तो उस प्रेशर की वजह से पेन होगा। इस एरिया में ब्लड आया तो ये रेड होगा, स्वेल हुआ, रेड हुआ और इसके अंदर पेन हुआ। और चूंकि डायरेक्ट ब्लड आया और चूंकि इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन है तो इससे बुखार होगा, अभी पायरेक्सिया भी हम पढ़ेंगे। तो इस एरिया जो है ये एरिया ये वार्म हो जाएगा। तो ये 4-5 इसकी निशानियां हैं। तो इन्फ्लेमेशन में एक हमने डेफिनेशन पढ़ा कि प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी है। सेकेंडली केमिकल्स एट द साइट ऑफ इंजरी रिलीज हो गए, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन और सेरोटोनिन। ये जाके इसने दो काम किया, विसल परमेबिलिटी को और इम्यून सेल को अट्रैक्ट किया। सिम्टम इसकी रेडनेस, वार्म, स्वेलिंग और पेन है। तो ये था इन्फ्लेमेशन। अब आखिरी वाला जो इस लेक्चर में है, लेक्चर लंबा जा रहा है लेकिन चूंकि आपको इससे फायदा है कि आपने एक साथ पढ़ लिया तो आपको याद आ जाएगा, फिर आप डेफिनेटली अपने लेक्चर बुक में इसको अलग अलग फिर लिखे। पायरेक्सिया एंड पायरोजिन। अभी बुखार को तो हमने पढ़ा है, वैसे लोग कहते हैं कि बुखार का नुकसान है लेकिन जनरली बुखार का बहुत बड़ा फायदा भी है, और वो फायदा क्या है इस लेक्चर के एंड में आपको समझ आ जाएगा। एक तो पायरेक्सिया का डेफिनेशन ये है कि एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर को हम पायरेक्सिया कहते हैं। जैसे नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट है, लेकिन अगर ये बहुत बढ़ गया और 100 से भी ऊपर गया तो आपने इसको बुखार का नाम या पायरेक्सिया का नाम दिया है। नॉर्मली जब 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 फ़ारेनहाइट से ऊपर जाता है तो हम उसको बुखार कहते हैं। लेकिन ये नॉर्मल से ये वैल्यू भी थोड़ा सा ऊपर है ना, 37 डिग्री नॉर्मल है या 98.6, उससे ऊपर गया तो बुखार। लेकिन चूंकि थोड़ा बहुत इतना नहीं आता, लेकिन 100 से जब ऊपर जाए तो फिर बुखार तो हो गया, फिर वो डिटेक्टेबल भी है और आपको आसानी से पता चल जाएगा कि मेरा बुखार है। तो अगर आपने ये ओरली लिया है, क्योंकि बुखार को हम एक्जिला के अंदर, एनस के अंदर बहुत सारी जगह पे हम बुखार को ले सकते हैं, लेकिन ये कोर बॉडी टेम्परेचर जो है ये ओरल टेम्परेचर है। माउथ के अंदर आपने थर्मामीटर रख के इसको नापा है। अब ये पायरेक्सिया जिस चीज की वजह से होता है उसका नाम पायरोजिन है। तो पायरोजिन क्या हुआ? फीवर काजिंग एजेंट। अब ये जो फीवर काजिंग एजेंट है ये कहाँ से आया? या तो ये बॉडी के अंदर से प्रोड्यूस हुआ या बाहर से आया पैथोजिन की शक्ल में। तो बॉडी के अंदर अगर प्रोड्यूस हुआ तो उसको हमने एंडोजिनस का नाम देना है, और बाहर से जो आया है जैसे पैथोजिन है वो उसको एक्सोजिनस का नाम दिया। एक्सोजिनस माइक्रोबियल ओरिजिन का है, यानी बाहर से कोई जरासीम आया और उसने उसके सेल वॉल से या उसके प्रोटीन से या उसके टॉक्सिन से क्या हुआ? बुखार हो गया। या लिपोपोलीसेकेराइड टॉक्सिन एलपीएस उसके अंदर होता है, उसके वाल से रिलीज होता है, माइक्रोबिया या जर्म के वाल से। जबकि एंडोजिनस रिलीज बाय फेगोसाइटिक सेल। एंडोजिनस वो है जैसे मैक्रोफेज ने साइटोकाइंस को रिलीज किया या किसी केमिकल को रिलीज किया ताकि हाइपोथैलेमस को पता चल जाए और बॉडी का टेम्परेचर वो बढ़ा दे। तो दो चीजों की वजह से पायरोजिन बॉडी के अंदर आ गए, या तो बाहर से कोई चीज अंदर आया या अंदर वाले सेल जो इम्यून सेल है उसने कुछ प्रोड्यूस किया। अब ये पायरोजिन क्या करेगा? पायरोजिन इनहिबिट हीट सेंसिंग न्यूरॉन एंड एक्साइट कोल्ड सेंसिंग न्यूरॉन। अब इसको भी समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको तफसील बता देता हूँ कि होता क्या है कि बॉडी के अंदर जैसे ब्रेन है, तो ब्रेन में क्या होता है, हमने एक सेंटर ब्रेन के अंदर पढ़ा था जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। लेट से ये आपका हाइपोथैलेमस है। इस हाइपोथैलेमस को थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। वो इसलिए कि ये बॉडी जैसे थर्मोस्टेट बाकी फिजिकल अप्लायंसेस में जैसे एसी और इस्त्री के अंदर काम करता है, ऐसे थर्मोस्टेट यहाँ भी काम करता है। इसका अपना एक सेट पॉइंट होता है। जैसे हमारे बॉडी में इसका सेट पॉइंट क्या है? लेट से 98.6 फ़ारेनहाइट है। इससे ऊपर जाएगा टेम्परेचर तो ये थर्मोस्टेट टेम्परेचर को नीचे करेगा। उसके लिए बहुत सारे मीन्स है इसके पास, जैसे ये पसीना को प्रोड्यूस करेगा और स्वेटिंग के नतीजे में टेम्परेचर कम होगा, मेटाबॉलिज्म को स्लो करेगा। तो बहुत सारे मैकेनिज्म है। और जब कम हो जाएगा टेम्परेचर तो ये क्या करेगा कि ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, शिवरिंग करवाएगा, वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगा, तो ये उसको बढ़ा देगा। अब होता क्या है, ये तो मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। अब जब बॉडी में पायरोजिन आते हैं तो पायरोजिन क्या काम करते हैं? वो यहाँ पे आके जो न्यूरॉन है
इस हाइपोथैलेमस में, और जिसका काम हीट सेंसेशन है, वो उसके सेट पॉइंट को चेंज करते हैं। उसके जो सेंसेशन है वो प्रॉपर्टी ये इंटरफेयर करता है। कैसे? जैसे इसको पता है कि 98.6 जो फ़ारेनहाइट है ये नॉर्मल है, तो ये सेट पॉइंट है इसके अंदर। लेकिन जैसे ही पायरोजिन आएगा तो पायरोजिन ये काम करवाएगा कि पायरोजिन इनहिबिट हीट सेंसिंग न्यूरॉन एंड एक्साइट कोल्ड सेंसिंग न्यूरॉन। यह जो हीट सेंसिंग न्यूरॉन है कि जो हीट को सेंस करता है, ये उसको क्या करता है, इसको डाउन करता है, वो सेंस नहीं कर पाता, और जो कोल्ड है उसको एक्साइट करता है। तो हाइपोथैलेमस को लगता है कि बॉडी को सर्दी है, अगरचे बॉडी को सर्दी नहीं है, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है, लेकिन इसने कोल्ड सेंसिंग न्यूरॉन को एक्टिवेट किया, तो अभी इसको लगा कि बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी के अंदर टेम्परेचर कम है। तो अभी ये इस टेम्परेचर, इस नॉर्मल टेम्परेचर को और बढ़ाएगा, जो 100, 100, 200, 300, 4 और ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। तो असल में ये पायरोजिन ने इसके अंदर गड़बड़ की। एक पायरोजिन खास चीज सिक्रीट करता है जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। यहाँ से वो एक केमिकल रिलीज करता है जिसको PGE2 कहते हैं। अब ये PGE2 का क्या काम है? उसका भी यही काम है कि वो सेट पॉइंट को इंक्रीज करता है, वो टेम्परेचर को क्या करता है, इंक्रीज करवाता है बॉडी का। PG पेन और टेम्परेचर के लिए है। अच्छा, तो ये कैसे, जब हीट सेंसिंग न्यूरॉन को इसने डाउन किया और जो कोल्ड सेंसिंग न्यूरॉन को इंक्रीज किया, तो बॉडी ने क्या क्या काम किए, वेजो कंस्ट्रक्शन करवाया, शिवरिंग करवाया। वेजो कंस्ट्रक्शन से क्या होगा, जो ब्लड है वो स्किन में नहीं जाएगा ज्यादा और हीट को जाया नहीं करेगा। शिवरिंग जब होगा तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, और जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो हीट की प्रोडक्शन होगा और बॉडी में टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसका रोल क्या हुआ, पायरेक्सिया का बेनिफिशियल रोल क्या हुआ? देखो, हमें तो पायरेक्सिया से या फीवर से ये है कि ये बीमारी है, लेकिन ये बीमारी नहीं है, ये कुछ इंपॉर्टेंट काम भी करते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि आपने एक खास लिमिट के अंदर इसको रखना है। जैसे अगर 113 फ़ारेनहाइट तक ये पहुंच गया तो सारे आपके एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे, और क्या होगा, डेथ हो जाएगा। तो देखो 106 से बिलो जो टेम्परेचर होता है बॉडी का ड्यूरिंग इन्फेक्शन, उसके ये फायदे हैं। स्टिमुलेट इम्यून रिस्पांस। एक तो ये इम्यून रिस्पांस, जो इम्यून सेल है उसको बताते हैं ये ज्यादा टेम्परेचर कि आप ज्यादा हो जाए और काम शुरू करें बॉडी के अंदर। अनफेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल है पैथोजिन के लिए, ये पैथोजिन के लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। पैथोजिन इसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं करता, उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है, तो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी। इंक्रीज एंटीबॉडी प्रोडक्शन, और WBC और इम्यून सेल जो है उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। इनहिबिट बैक्टीरियल फीडिंग आयरन, और बैक्टीरिया जो आयरन पे फीड करता था, अब उस आयरन पे ज्यादा टेम्परेचर में फीड नहीं होगा और वो आयरन इसको ज्यादा टेम्परेचर में नहीं मिलेगा, उसकी वॉलिंग अप हो जाएगी। इसके अलावा ये जो पायरोजिन है, ये तो हमें पता है कि ये पोटेंट है। पोटेंट वो चीज होता है जो आप थोड़े से डोज में दे दे और वो रिस्पांस प्रोड्यूस करे, तो पोटेंट है। जितना कम डोज होगा और रिस्पांस ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, हम कहेंगे कि ये पोटेंट ड्रग है, ये तेज, लोग जो कहते हैं कि तेज दवाई है, बहुत तेज है, यानी कम डोज में ज्यादा काम करता है। तो यहाँ पर एक एमसीक्यूज है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके वाल से जो पायरोजिन रिलीज होते हैं वो ज्यादा पोटेंट होते हैं, ग्राम नेगेटिव वाला। दूसरी बात, फीवर रिस्पांस इज ग्रेटर इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में जो बुखार की शिद्दत होती है वो ज्यादा होती है और उसको ज्यादा नुकसान देता है बुखार। हमें पता भी है कि बच्चे फिर झटके शुरू कर देते हैं, फिट्स उसको आते हैं और फीवर से उसको ज्यादा नुकसान मिलता है अगर फीवर अनकंट्रोल हो। फीवर कंट्रोल में हो तो उसका फायदा है। तो देखो, हमने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ा, जो कि मैंने आपको समझा दिया कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में बहुत सारे WBC है, जिसमें मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, नेचुरल किलर सेल, बेजोफिल, मास्ट सेल और यूजिनोफिल है। इसके अलावा कुछ और सेल्स है, जैसे कम्प्लीमेंट सिस्टम है, जैसे इंटरफेरॉन है, जैसे इन्फ्लेमेटरी है, जैसे इन्फ्लेमेशन, और जैसे पायरेक्सिया है या फीवर है। मैक्रोफेज के अंदर आपने एक बहुत बड़ी बात ये याद रखनी है, मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल की, ये दोनों क्या करता है, फेगोसाइटोसिस। ये बड़े बड़े सेल है और ये छोटे छोटे सेल है, ये जल्दी खुद भी मर जाते हैं, उसके मरने की बात हमने नहीं की। नेचुरल किलर सेल के अंदर फिर हमने पढ़ा कि लिम्फोसाइट है और इसका मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट था कि परफोरिन को रिलीज करता है और वो जाके सेल के अंदर
परफोरेशन करवाता है और ग्रे एंजाइम की मदद से फिर उस सेल को ख़त्म करवा देता है। फिर कम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा कि इसमें 20 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो आगे कैस्केड ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करवाता है और बैक्टीरिया को एलिमिनेट करता है। इंटरफेरॉन के अंदर हमने पढ़ा कि ये भी नेचुरल प्रोटीन है जो कि वायरस और कैंसरस सेल के अगेंस्ट काम करता है। एक नेचुरल किलर सेल भी हमने पढ़ा कि ये कैंसरस और इन्फेक्टेड सेल को, जबकि इसके अंदर हमने पढ़ा कि ये इंटरफेरॉन जो है ये किसके अगेंस्ट काम करता है, ये काम करता है वायरल सेल के, जिसको हमने ये पढ़ा कि जो नाइब बर सेल है ये उसको जाके खबरदार करता है कि आप क्या बनाएं अपने लिए, प्रोटेक्टिव प्रोटीन बनाएं। इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस में हमने इन्फ्लेमेशन को पढ़ा कि फिजियोलॉजिकल रिस्पांस है बॉडी का और बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि आगे जाके परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है और सेकंडली इम्यून सेल को अट्रैक्ट करता है। पायरेक्सिया या जो पायरोजिन थे, पायरोजिन फीवर को इंक्रीज करते थे और ये इसलिए कि पायरोजिन जाके जो थर्मोस्टेट का सेट पॉइंट था उसको हाई करता, तो थर्मोस्टेट को नहीं पता चलता कि टेम्परेचर नॉर्मल है, बल्कि वो ये समझता कि टेम्परेचर कम है और वो और बढ़ा देता। तो उससे फ़ायदा ये होता कि इम्यून सेल को पता चल जाता कि बॉडी में कुछ चल रहा है, कुछ इन्फेक्शन है, तो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती थी और पैथोजन की ग्रोथ स्लो हो जाती थी। लेकिन अगर अनकंट्रोल टेम्परेचर आपका बढ़ जाए, जैसे 106 से भी बढ़ जाए, तो फिर बॉडी को उससे ख़तरा भी हो सकता है, तो अपने टेम्परेचर को कम करना पड़ता है। ये पायरेक्सिया और हाइपरथर्मिया को आपने मिक्स नहीं करना। ये पायरोजिन की वजह से इंक्रीज हुआ और हाइपरथर्मिया कब होता है, जब आप किसी सन स्ट्रोक आप जिसको कहते हैं कि आप सन में बैठ गए या आप ऐसे हीट, आपकी बॉडी एक्सपोज हो गई ज़्यादा हीट को और जो कंडीशन हुआ, तो उसमें हम मेडिसिन नहीं देते, उसमें हम टेम्परेचर को कम करते हैं। यहाँ पे पायरेक्सिया के लिए हम टेम्परेचर लोअरिंग ड्रग देते हैं और वो काम भी इसमें करते हैं। होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, जो थोड़ा लेंथी हो गया। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।